Hi guys, I am back with my new video on RTI Act 2005। तो बेसिकली आज हम जो RTI एक्ट को मैं वीडियो लेके आया हूँ ना, बेसिकली इसका मोटिव ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ खाली RTI एक्ट ही नहीं, RTI एक्ट के जैसा एक और सेक्शन है, एक्ट नहीं है सेक्शन है। अब वो क्या सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो है सेक्शन 76 और सेक्शन 3। इसको आज मैं लिंक इसलिए करूँगा RTI एक्ट के साथ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से RTI एक्ट का मिसयूज़ करा जा रहा है ना, उसको आपको सेक्शन 76 के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह सेक्शन 76 की एप्लीकेशन भी फाइल करी जा सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेक्शन 76 क्या है, मैंने अभी तक तो बताया नहीं। सेक्शन 76 का जो मैं ऊपर ऊपर से व्यू दे देता हूँ, सेक्शन 76 की जब आप हेडिंग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। और जो वर्ड पब्लिक है, आप उसको जब RTI एक्ट पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन वर्ड की डेफिनेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट इज सेक्शन 2F एंड 2J। जब आप ये सेक्शंस पढ़ेंगे RTI एक्ट के तो आपको पता चलेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है और जो इन्फॉर्मेशन वर्ड की डेफिनेशन है वो क्या है। खाली इतना बताता है RTI एक्ट, ये नहीं बताता व्हाट इज डॉक्यूमेंट, वेयर द डॉक्यूमेंट हैज बीन डिफाइंड, इट हैज बीन डिफाइंड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट्स ऑल। तो सेक्शन 76 को मैं RTI एक्ट के साथ क्यों लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम एक RTI फाइल करते हैं तो हमारे को 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होता है PIO को, जो सेंट्रल PIO होता है, CPIO या फिर PIO, जो स्टेट लेवल पे PIO होते हैं, सेंट्रल लेवल पे CPIO होते हैं, तो उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर मैंडेटरी हमारे को जवाब भेजना होता है। जब आप सेक्शन 7 पढ़ेंगे RTI एक्ट का, RTI एक्ट 2005 का, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या टाइम लिमिट है। 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होता है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब आ जाता है और वो जवाब गलत है या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है या किसी भी तरीके का कुछ ऐसे एरर है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन में जो कि PIO ने आपको फर्निश किया है, झूठी इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ इस तरीके से प्रोवाइड की गई है तो आप उसके अंदर फर्स्ट अपील फाइल करते हैं। खाली ये नहीं, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी प्रोवाइड करी गई तब भी आप फर्स्ट अपील फाइल करेंगे। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है 30 दिन के अंदर तो आपके पास एक और विकल्प है इसके अंदर, या एक और आपके पास एक जो मेथड मिलता है आप कर सकते हैं इसके अंदर, एक और उपचार है आपके पास। अब वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि हम उसमें डायरेक्ट CIC के पास भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं PIO के अगेंस्ट में। अब इसमें होता क्या है कि जो काफ़ी सारे PIOs होते हैं ना, झूठी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या आपको भटकाने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उससे भटक जाएं और वो आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दें। तो बेसिकली जब वो आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस करते हैं तो उसके अंदर जो वो रीज़न देते हैं, बहुत काफ़ी टाइम वो रीज़न इतना ज़्यादा बेकार रीज़न कोट किया जाता है PIO द्वारा कि डॉक्यूमेंट वर्ड, जब आप डॉक्यूमेंट वर्ड की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे तो काफ़ी वास्ट है, और जब आप RTI एक्ट पढ़ेंगे ना तो मोस्टली PIOs क्या करते हैं, दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट हेंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिसमिस्ड, दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट हेंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिसमिस्ड। बट उस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या है, फर्स्ट अपील फाइल करो सेक्शन 19 के अंदर उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी के पास, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हर डिपार्टमेंट में होती है और मैंडेटरी है। उसमें जब आप उनके पास फाइल करो तो आप उसके अंदर स्पेसिफिकली सेक्शन 2F बताओ। सबसे पहले सेक्शन 2F जो RTI एक्ट का, वो क्या कहता है। जब फिर उसके बाद आप बताओ इन्फॉर्मेशन वर्ड की डेफिनेशन जो 2J में दे रखी है वो क्या कहती है RTI एक्ट के। जब आप वो दोनों चीज़ें बता दो उसके बाद एक वर्ड डॉक्यूमेंट डिफाइन है RTI एक्ट में, बताया गया हो कि ये डॉक्यूमेंट है, इस तरीके से कुछ नॉर्मल सी एक डेफिनेशन दी हुई है कि इन्फॉर्मेशन के साथ, स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट डिफाइन नहीं है। उसके बाद आप सेक्शन 3 को कोट करो इंडियन एविडेंस एक्ट के, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे पूरी तरीके से डिफाइन करो कि ये डॉक्यूमेंट है, हैंस माई इन्फॉर्मेशन विच हैज़ बीन आस्क्ड बाय मी अंडर माई RTI एप्लीकेशन विच हैज़ फाइल्ड अंडर सेक्शन 6(1) of the RTI Act 2005 is correct, and hence you have to provide me the information which is not at all exempted under section 8 and under section 9 of the RTI Act 2005। सिंपल से हो गया। अब जब हम ये कर लेते हैं तो इसका भी कुछ टाइम प्रोसीजर है कि भाई हमें 45 दिन के अंदर ये करना है, अगर अपील नहीं आती तो हमें इतने 45 दिन के अंदर अंदर हमारे को वो सेकेंड अपील फाइल करनी है। तो इस तरीके का प्रोसीजर चलता है। लेकिन अब मसला क्या आता है कि महीने महीने बीत जाते हैं। फर्स्ट अपील तक तो ठीक है चलता है, लेकिन अगर
PIOs और जो हमारे फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटीज़ हैं, ये किस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं? जो हमारे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में इतना ज़्यादा बर्डन हो चुका है इन्फॉर्मेशन का कि हमारी सालों साल RTI एप्लीकेशन वहाँ पड़ी रहती है, 2-2 साल 3-3 साल बाद हमारा नंबर आता है, उसके बाद हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ओके, सो बेसिकली 3-3 साल तक हमारी वहाँ इन्फॉर्मेशन जो हमारी एप्लीकेशन है वहाँ पड़ी रहती है। 3 साल के बाद हमारे को टाइम मिलता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता इन्फॉर्मेशन का उस टाइम पे, क्योंकि जिस टाइम पे हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टाइम पे तो मिल नहीं रही। तो ये जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आजकल लोग इसमें क्या करने लगे हैं, आप सेक्शन 76(1) की एप्लीकेशन लगाओ किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के पास, सेक्शन 76(1) की एप्लीकेशन लगाओ, उसमें पोस्टल ऑर्डर लगाइए, उसमें पोस्टल ऑर्डर 10 का लगाइए, 20 का लगाइए, 30 का लगाइए, 50 का लगाइए, जितने का आपको 10, 20, 50 इससे ज़्यादा का मत लगाइएगा। अगर उसमें मेंशन कर दीजिए कि आप अगर रिक्विजिट फ़ी पे करने में कैपेबल हैं और आप इसको आगे कर भी देंगे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उस हिसाब से। फिर उसमें आप उसे फाइल करेंगे तो उसमें प्रोसीजर क्या है, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इतने दिन के अंदर ही उनको जवाब देना है। तो अगर वो 7 दिन के अंदर भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते ना, तो आप उन पर सूट फाइल कर सकते हैं। सूट कौन सा फाइल होगा, पहले जैसी आप सेक्शन 76(1) की एप्लीकेशन लगाएंगे वो बन जाए। और पोस्टल ऑर्डर ज़रूर लगाना है। पोस्टल ऑर्डर क्यों लगाना है मैं बताने जा रहा हूँ। पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाएंगे, एक तो वो एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी, मान लिया एप्लीकेशन डिसमिस नहीं भी करी तो आपसे दोबारा डिमांड करा जाएगा। और अगर आप उसी टाइम पोस्टल ऑर्डर लगा के सेक्शन 76(1) की एप्लीकेशन फाइल करते थे सर्टिफाइड कॉपी मांगने के लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट, किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की, अब वो डॉक्यूमेंट क्या होगा वो सेक्शन 3 बताएगा आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का, रेड विथ सेक्शन 2F एंड रेड विथ सेक्शन 2J ऑफ RTI एक्ट 2005। ठीक है, तो बेसिकली जब आप इसमें सेक्शन 76(1) की एप्लीकेशन फाइल करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए, तो उन्हें फुट नोट पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज अ ट्रू कॉपी और अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट विच हैज़ बीन आस्क्ड बाय द RTI एप्लीकेंट, ओके, विच इज अ ट्रू कॉपी ऑफ that document which has been annexed with us. So basically जब इतना सा हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर उन्होंने आपने जो पोस्टल ऑर्डर लगा के भेजा है ना, अगर उन्होंने आपको 7 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी है, 10 दिन तक भी वेट कर सकते हैं, नहीं देते, तो आप वो बन जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर और आप बन जाते हैं कंज्यूमर। आप उनके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर डैमेजेस कंज्यूमर फोरम के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही वो सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे और आप कंज्यूमर बनेंगे तो आप उनको सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेजेंगे कि मैंने आपको 10 रुपये 20 रुपये की रिक्विजिट फ़ी पे करी थी, मैंने आपसे सर्टिफाइड कॉपी का डॉक्यूमेंट मांगा था, सर्टिफाइड कॉपी मांगी थी इस पब्लिक डॉक्यूमेंट की, जो कि आपने इस प्रिस्क्राइब टाइम में नहीं दी है, मुझे 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं और मेरा जो पैसा है वो आपके पास ऑलरेडी पेंडिंग है, मैं आगे भी रिक्विजिट फ़ी पे करने के लिए पॉसिबल हूँ और मैं करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे को डॉक्यूमेंट दे दें, मेरे को कोई उसमें हिचक नहीं है या मेरे को मैं मना नहीं कर रहा कि आगे जो आपकी फ़ी होगी वो पे करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट आउट को हमने कर दिया। अब हम उन पर कंज्यूमर क्लेम फाइल करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हैं हमारी, डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट रिड्रेसल कमीशन है, नेशनल है, NCDRC है, तो लाइकवाइज हमारा ऐसे चलता है। तो बेसिकली जो मेरा कहना का मतलब था वो ये है कि RTI एक्ट में तो एक बाउंडेशन आ जाती है कि 30 दिन 45 दिन 40 दिन इस तरीके से। यहाँ सेक्शन 76(1) की एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं वहाँ बाउंडेशन नहीं आती आपके ऊपर कोई, आप फाइल करो 7 दिन, हफ्ते दिन या 10 दिन 15 दिन जैसे भी आपको सही लगा, आप उसका वेट करो। अगर वो नहीं आती आप उन्हें एक लीगल नोटिस के थ्रू रिमाइंडर भेजो, उसके बाद भी अगर वो आपको उतने 5 दिन या 10 दिन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते लीगल नोटिस के, आप जाके सूट फाइल कर दो, बिकॉज वो बन जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर और हम बन जाते हैं कंज्यूमर। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि आज मैं बता सकूँ कि सेक्शन 76
1 और सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को हम कैसे लिंक करेंगे आरटीआई एक्ट के साथ। बेसिकली छोटे सी एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी पीआईओ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करता, साथ साथ फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी भी प्रोवाइड नहीं करती, या कोई इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी प्रोवाइड नहीं करता, आप उन लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 166 एंड 188 ऑफ आईपीसी। तो बेसिकली मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर अलग से बनाऊंगा एफआईआर वाले सेक्शन के ऊपर, कि कैसे आप उसमें एफआईआर फाइल करेंगे और कैसे उसमें वो बाउंड होते हैं कि उन पे एफआईआर हो। अगर आप एफआईआर आईओ नहीं करता है देन यू कैन सिंपली अडॉप्ट द प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर सेक्शन 156(3). बिफोर दैट यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन 154, देन 154(3), देन 156(3). सो बेसिकली आज ही मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि मैं आपको लिंकेज बता सकूं कि आप आरटीआई एक्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं और आप उसको कंज्यूमर डिस्प्यूट के साथ कैसे लिंकेज करा जा सकता है। थैंक यू गाइस, बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था आज का। थैंक यू वेरी मच।